सबको नमस्कार मेरा, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, मित्रगण, विद्यार्थी, सबको नमस्कार। आज अपन आगे जो अपना स्टडी मटेरियल है उसको आगे बढ़ाते हैं। पीछे अपना जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें आपने जो देखा था, उसके बाद में मैंने कहा था कि आपके जो कंटिन्यू नोट्स मिलेंगे आपको और इस वीडियो से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं और अपने सर हैं उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा शानदार कार्य किया आपने। ये अपना आपका विद्यालय है जो आप देख रहे हो जिसमें पढ़ने के लिए आते हो। स्पेशली मेन मोटो क्या है अपना कि अपने स्कूल में जो विद्यार्थी हैं इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में, आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी में, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि 550-700 बच्चे अपने इकोनॉमिक्स के हैं और सभी सबको इनका इसका बेनिफिट मिले। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनको इसका 100% बेनिफिट मिलेगा। तो यदि आप में भी जो लड़के पढ़ना चाहते हैं रियली में, तो उसको इसका भरपूर आप बेनिफिट लीजिएगा इस वीडियो का। अपना विद्यालय है, ये आपको दिखाया था मैंने, बहुत अच्छा, बहुत याद आएगी जब आप यहाँ से पढ़ के चले जाओगे 12वीं क्लास। और ये अपने प्रिंसिपल सर और ये अपने मैथ डिपार्टमेंट के HOD रामपाल जी मिल और ये अपने राकेश जी हैं, है ना, जो मोस्टली कहते रहते हैं क्लास में या जो भी इनको कोई काम दिया जाता है तो ये इनका प्रसिद्ध इनका स्टेटमेंट है, वो काम तो होगो आगलो बताओ। तो ये सर है अपने। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं आगे। आज 5वीं यूनिट स्टार्ट करते हैं अपन समष्टि अर्थशास्त्र की। जो अभी आपने इसको पढ़ा भी नहीं है, कुछ पढ़ा है तो आपकी समझ में भी नहीं आया है, तो आपके लिए मैंने एक ये यूनिट प्रिपेयर करके लेके आया हूँ। आज सर ने मेरे को कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही काम करना है कि बच्चों को इसका पूरा बेनिफिट मिले। तो आप कैसे भी बनाओ, क्लास बनाओ, मेरी तरफ से आप बिल्कुल फ्री हो। तो साहब का हमारे साहब का यही आदेश है हमारे लिए कि आप तो बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिलना चाहिए। तो आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ 5वीं यूनिट का। आपकी सिलेबस में मैंने बताया था कि ये जो वीडियो है आपकी बॉडी क्लास में 8 नंबर का आने वाला है। ओके, तो इस 8 नंबर को आप इसी से ये मोस्टली 2 या 3 घंटे की क्लास बनेगी अपने इसमें। तो आपको इसको पढ़ना है अच्छे से। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं है तब तक आप इसको देखते रहो आप। और जितनी बार देखोगे उतना अच्छा आपके समझ में आएगा। दूसरी इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो अपना जो ये 5वीं यूनिट है ये है बजट। बजट के नाम से आपके सिलेबस में ये टॉपिक है आपका ये बजट। तो बजट एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में काम आती रहती है। आपके सिलेबस में नहीं है, आपके आने वाले भविष्य में, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पढ़ता है चाहे नहीं पढ़ता है, हर व्यक्ति के जीवन में बजट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बजट हम मोस्टली अपन सरकार के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं। ये गवर्नमेंट होती है अपने अपने स्टेट या कंट्री को चलाने के लिए एक बजट का निर्माण करती है। तो बजट के अकॉर्डिंग ही वो अपने विकास कार्यों का निर्धारण करती है। यह सब इसके अंदर बजट के अंदर इसका डिटरमाइन होता है। सबसे पहले देखो, ये जो यूनिट है नंबर 5, इस 5 नंबर यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा आपको? सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट, अर्थ, यानी सरकारी बजट है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से ये पढ़ना है। बजट का अर्थ, उद्देश्य और घटक। पहला पार्ट इसका ये है। सेकंड पार्ट अपना है इसके अंदर रिसिप्ट्स, प्राप्तियां। प्राप्तियां अपने 4 प्रकार की रिसिप्ट पढ़ते हैं बजट में। पहली है राजस्व प्राप्ति, दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, उस राजस्व प्राप्ति के भी 2 पार्ट हैं और पूंजीगत प्राप्ति के भी आपको 2 पार्ट पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या आता है? व्यय राजस्व, व्यय और पूंजीगत व्यय, 2 प्रकार का आपको इसके अंदर व्यय को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ का, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बनता है बजट का अर्थ, उद्देश्य और घटक। सिंपल सा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आता है। थर्ड जो क्वेश्चन होता है वो है सरकारी घाटे के उपाय। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। ये घाटे तीन घाटे हुए, 1, 2 और 3। एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से बनेगा। इन तीनों पार्टों में सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट है सरकारी बजट और तीसरा पार्ट है सरकारी घाटे। तो इन तीनों पार्टों को अपन पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। 2-3 घंटे क्लास होगी, आपको उसको ध्यान से देखना है। जब यूँ नहीं कि आप
चैनल चला के बैठ गए, पढ़ना शुरू किया, फिर वापस बंद कर दिया। कंटिन्यू पढ़ना है आपको इसके अंदर। आगे देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बजट, डेफिनेशन ऑफ बजट, कि बजट की डेफिनेशन क्या होती है। बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, एक साल। और जो बजट का जो वर्ष होता है एक साल का, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य जो ड्यूरेशन टाइम होता है, उसके लिए सरकार क्या बनाती है, बजट बनाती है, उसे बजट कहते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में ये सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। यानी आय और व्यय, यानी सरकार एक साल में, एक साल का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार क्या करती है, कितनी उसकी इनकम है और कितना उसका खर्चा है, इन दोनों का जो विवरण होता है उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। सिंपली में अपने ये देखते हैं, अपने घर के अंदर भी देखते हैं, बजट एक सामान्य शब्द है सरकार के लिए, लेकिन अपन इसको घर में यूज नहीं लेते हैं, जबकि अपन घर में भी इस चीज को अपन इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, घर में कोई फंक्शन होता है अपने, ठीक है, तो उस फंक्शन के लिए अपन कुछ क्राइटेरिया निश्चित करते हैं कि इस फंक्शन में, जैसे कोई शादी है, शादी में अपन को इस साल 5 लाख रुपए लगाने हैं या 10 लगाने हैं, तो पहले शादी फिक्स करने के बाद में डिसाइड करते हैं कि इतने पैसे अपन को लगाने हैं शादी में। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए भी क्या है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या है, एक शादी मान के चलो आप, एक साल में सरकार को इतना पैसा लगाना है, तो जो निश्चित करते हैं वो क्या कहलाता है, बजट होता है। ठीक, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, बजट को प्रदर्शित करता है। अब देखो बजट के अंदर क्या होता है, अपन जब शादी का प्रोग्राम फिक्स करते हैं, उसमें पैसे का बजट बनाते हैं, तो बजट कितना खर्च करेंगे। अब ये तो है नहीं कि अपन 15 लाख रुपए लगाएंगे, 20 लाख रुपए लगाएंगे, ये कोई उसकी गाइडलाइन नहीं होती है। क्या सोचते हैं, पहले अपन ये देखते हैं कि अपन ने पिछली बार जो शादी फंक्शन अपने घर में हुआ था, उस फंक्शन में कितने पैसे अपन ने लगाए थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में अपने वर्तमान की इनकम देखते हैं कि अपने पास इनकम कितनी है, उन दोनों को अपन एक बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में अपन इतना पैसा खर्च करेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से ही गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है। बजट, तो बजट में क्या होता है, 3 साल के डाटा को इंक्लूड किया जाता है। जब भी सरकार बजट बनाती है तो 3 साल के डाटा को इंक्लूड करती है। कौन कौन से, एक तो पिछले वर्ष के डाटा को इंक्लूड करती है, लास्ट ईयर, पिछले साल को, एक वर्तमान को, और एक नेक्स्ट ईयर, आगामी वर्ष, आने वाला साल। तो तीनों साल पिछले बजट में सरकार ने कितना खर्चा किया था, वर्तमान बजट में सरकार ने कितना पैसा खर्च लगाया था, आने वाला जो बजट होता है वो आने वाले साल के लिए होता है, आगामी वर्ष के लिए होता है। जैसे 22 चल रही है, 2022 जनवरी का महीना चल रहा है, ये जो बजट बना था ये फरवरी या 31 मार्च 2022 तक चल रहा है। अब जब गवर्नमेंट नया बजट बनाएगी, वो कब बनाएगी भाई, लास्ट डेट कब है इसकी, 31 मार्च। 31 मार्च तो 1 अप्रैल तक नया बजट लागू होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट बजट कब बनाती है, हर वर्ष फरवरी माह में सरकार क्या बनाती है, बजट बनाती है। तो उस बजट के माध्यम से ही सरकार आगामी वर्ष के खर्चे का निर्धारण करती है। अब देखो ये तो क्या कि निश्चित है, इस चीज को अपन निश्चित मान के चलते हैं कि सरकार इतने रुपए इस साल खर्च करेगी। लेकिन देखो जैसे घर के अंदर अपन कुछ कार्य करते हैं वो निश्चित होते हैं, लेकिन कुछ अनिश्चित भी होते हैं, सडनली प्रोग्राम, जैसे कोई बीमार हो गया, पैसे लग गए, ठीक है, तो वो पैसे कहाँ से लेके आए। इसलिए कुछ गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे भी वे के साधन होते हैं, इसमें गवर्नमेंट होती है, जैसे अकाल पड़ गया है ना, ओलावृष्टि हो गई, बरसात नहीं हुई, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास ऐसे ही अकाउंट होता है, वे अकाउंट, उसके माध्यम से भी गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा खर्च कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, बजट की डेफिनेशन, वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार की अनुमानित आय व व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। और जो बजट होता है इसमें 3 वर्ष के डाटा को इंक्लूड किया जाता है। छोटा क्वेश्चन आता है कि इसकी अवधि क्या होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। ओके, आगे नेक्स्ट इसका जो बजट है, इसका सेकंड जो पार्ट आता है क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, बजट से अभिप्राय क्या है, बजट के उद्देश्य बताइए। तो बजट का अर्थ हो गया, फिर आ गया बजट के उद्देश्य। उद्देश्य में देखो सबसे पहले
आपके सामने ये ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं बजट के। पहला उद्देश्य बजट का है जीडीपी संवर्धी। संवर्धी का मतलब वर्दी। दूसरा इसके अंदर है संतुलित प्रादेशिक संवर्धी। संतुलित यानी बैलेंस, प्रादेशिक यानी देश में, देश का विकास है, देश की वृद्धि है, वो बैलेंस में होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब संतुलित विकास होना चाहिए। ये नहीं कि भारत में जैसे 28 राज्य हैं, 28 में 20 राज्यों में गवर्नमेंट अच्छा पैसा खर्च कर रही है, 8 राज्यों में गवर्नमेंट पैसा ही नहीं खर्च कर रही है। इस प्रकार का गवर्नमेंट का बजट नहीं होना चाहिए, बट बिल्कुल बैलेंस में बजट होना चाहिए गवर्नमेंट का। तीसरा है इसके अंदर संसाधनों का पुनरावंटन, रीलोकेशन, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन है उसका पुनरावंटन होना चाहिए। ऐसे नहीं गवर्नमेंट ने पिछले बजट में पैसा खर्च किया था उसके ऊपर और आने वाला बजट है उसमें उसमें गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी संसाधन हैं उन पे सब पे क्या होना चाहिए, पूरा पूरा री-आवंटन होना चाहिए, दोबारा उसको ध्यान में देना चाहिए। जैसे अपने राजस्थान राज्य के अंदर बाड़मेर में रिफाइनरी चल रही है, तो एक गवर्नमेंट तो रिफाइनरी पे ध्यान देती है, दूसरी गवर्नमेंट उस रिफाइनरी पे ध्यान ही नहीं देती है, जो क्रूड ऑयल निकलता है वहां से। तो ये क्या है कि पुनः आवंटन नहीं हो रहा है संसाधनों का। तो संसाधनों क्या होना चाहिए, पुनः आवंटन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक आय है, पब्लिक इनकम जो गवर्नमेंट रिसीव करती है वो, और इसका जो ये संपत्ति का पुनः वितरण है वो भी क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट रोजगार के आवंटन, रोजगार और आर्थिक समृद्धि। इसको डिटेल्स में आगे देखो, आगे डिटेल्स में दे रखा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो इसी से वो पढ़ लेंगे आगे। क्योंकि आगे सरकारी बजट के उद्देश्य, सरकारी बजट के उद्देश्य, तो उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट की नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष संदर्भ के प्रमुख उद्देश्यों को संस्कृत में विवरण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट देखो ये दे रखा, फर्स्ट पॉइंट जीडीपी संवर्धी। जीडीपी का मैंने जब नेशनल इनकम आपको पढ़ाया था उसमें कहा था जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल घरेलू अपना उत्पाद है उसमें वृद्धि। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट संवर्धी सरकार की बजटीय नीति का केंद्रीय उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है ये, केंद्रीय उद्देश्य। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है बजट का वो यही होता है जीडीपी में वृद्धि करना। जीडीपी में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। इसे दो प्रकार से प्राप्ति किया जा सकता है, आधारित संरचना पर सार्वजनिक निवेश तथा कर छूट तथा आर्थिक सहायता द्वारा निजी निवेश के प्रोत्साहन करना। यानी आर्थिक सहायता, कुछ गरीब लोग भी हैं अपने देश में और बहुत सारे पैसे वाले लोग भी हैं, तो दोनों में किस प्रकार से बैलेंस बनाया जाए जिससे कि जीडीपी है उसको बढ़ाया जा सके, जीडीपी में वृद्धि हो सके, इसको उस पर डिपेंड करती है। उसके देखो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें दे रखा है इसको, दूसरा संतुलित प्रादेशिक संवर्धी। सेकंड जो अपना पॉइंट है इसका बजट के उद्देश्य का, यह संतुलित, संतुलित प्रादेशिक संवर्धी, यानी जो अपना राज्य है, अपना देश है, उसमें इस प्रकार से उसका विकास करना चाहिए, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होना चाहिए। किसी राज्यों में ऐसे नहीं कि बजट के दौरान वहां पे पैसा नहीं खर्च किया जाता है, कहीं पे खर्च किया जाता है। राजस्थान है, इसका जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पथरीला एरिया है ना, कहीं पर अच्छी मिट्टी है, नदियां हैं। तो सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से बजट बनाया जाए कि सभी क्षेत्रों में क्या हो, सरकार पैसा खर्च करे और इनकम का साधन बने। बजटीय नीति देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देती है। देखो दे रखा ना यहाँ पे, कौन क्षेत्रों में देती है, पिछड़े क्षेत्र, बैकवर्ड सेक्टर, जहाँ पे लोग अभी भी गरीब हैं। पिछड़े क्षेत्रों के उद्धार कर कानूनों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उद्धार कर कानून द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी वहां पे एक स्पेशल किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करना, उसे बोलते हैं सेज स्थापना, इसका एक उदाहरण होता है। यानी ऐसे संसाधनों का वहां पे विकास करना चाहिए जहां पर क्या हो सके, एक सेज की स्थापना कर सके और वहां के लोगों का क्या हो सके, विकास हो सके। थर्ड इसका जो पॉइंट है अपना वो है संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अर्थव्यवस्था में उच्च कीमत वाली वस्तुएं संसाधनों को अधिक आवंटन को आकर्षित करती है। वस्तुओं संसाधनों अधिक आवंटन यानी जिस पर लोगों का ध्यान ज्यादा होता है।
संसाधन आवंटन की यह प्रक्रिया लाभ अधिकतमकरण में सहायक होती हैं, परंतु ये अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में असफल होती हैं। यानी जो गरीब देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, यह अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में असफल होती हैं। इसीलिए ही गवर्नमेंट क्या करती है, साधनों का पुनः आवंटन करती है। साधनों का इस प्रकार से आवंटन करती है कि जो गरीब क्षेत्र हैं, बैकवर्ड क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग मिल सके, पूरी सहायता मिल सके। इसलिए इसका गवर्नमेंट बजट के माध्यम से क्या करती है, इसका सहारा लेती है। बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक कल्याण की हानि होती है। और जो बाजार इकोनॉमी, मैंने इकोनॉमी के टाइप पढ़ाए थे आपको, 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। तो ये मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हेरेसमेंट होता है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है इसमें, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। नेक्स्ट पॉइंट, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। अब आय और संपत्ति, इन दोनों को कहाँ पे करना, वापस डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सिंपल सी बात है, आप इस बात को अच्छे जानते हो कि टैक्स क्या होता है। क्या होता है टैक्स, सरकार लगाती है टैक्स पब्लिक के ऊपर, आगे आएगा बताऊंगा मैं आपको क्या होता है टैक्स। तो आय और संपत्ति का पुनः वितरण, यानी सरकार टैक्स लगाई, किस पे लगाई, पैसे वालों पे लगाई, अमीरों पे लगाई। तो अमीरों पे टैक्स लगेगा तो पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट के पास जब पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, वापस इस प्रकार से अपने बजट के माध्यम से इस प्रकार से आवंटन करती है कि वो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाए, गरीबों के पास चला जाए। इस प्रकार की नीति का निर्माण करती है गवर्नमेंट। और किसके माध्यम से करती है, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण को किस में शामिल करती है, बजट के अंदर इंक्लूड करती है। बाहर जैसे देशों में आय संपत्ति का पुनर्वितरण उच्च रूप से विषम असमान है। कराधान और आर्थिक सहायता, कराधान का मतलब होता है कर लगाना, कर लगाना। आर्थिक सहायता, इसका मतलब है सब्सिडी, अनुदान। क्या होता है, अनुदान, सब्सिडी इसको बोलते हैं। टैक्सेस एंड सब्सिडी इस संदर्भ में सरकार द्वारा उपयोग किए गए मुख्य नीति उपकरण है। सरकार की मुख्य नीति क्या है, टैक्स लगाना और सब्सिडी देना। टैक्स किस पे लगाना, अमीरों पे लगाना, और सब्सिडी किसको देना, गरीबों को सब्सिडी देना। धनी वर्ग पर कर लगाकर, देखो ये यहाँ पे दे रखा है, धनी वर्ग पर कर लगाकर तथा निर्धन वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करके सरकार समाज में निर्धन वर्ग के लिए आय का पुनर्वितरण करती है। सरकार निर्धन रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को न्यूनतम कीमत पर खाद्यान्न की पूर्ति भी कराती है। जैसे आप देखते हो आपके शहर में, आपके गांव में सरकार जनता को 2 रुपए किलो गेहूँ, 1 रुपए किलो गेहूँ, चावल, है ना, देती है ना। वो किसका है, वो आपके बजट का ही पार्ट है वो। यानी बजट के बारे में मुख्य मुख्य जानते तो हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सब चीज़ आपको कहाँ से मिल रही है। ये गवर्नमेंट आपको ऐसे नहीं प्रोवाइड करवा रही, ये गवर्नमेंट का प्लान होता है। गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस साल मैं पब्लिक के लिए मुझे क्या करना है। तो ये इसके 4th पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर, 5th पॉइंट। अब जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। जैसे आप पढ़ रहे हो, आगे और अपनी पढ़ाई करोगे, पढ़ते पढ़ते आगे चले जाओगे, ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर चाहेगी आपको सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी चाहिए तो क्या है, ऐसे थोड़ी है कि सरकारी नौकरी आपको ऐसे मिल जाए, इसके लिए भी आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अब आप जो आप प्रयास करोगे वो प्रयास सफल कब होंगे, जब सरकार बजट में रोजगार की अवसर लेकर आएगी। रोजगार के अवसर आएंगे ना, तब आपको नौकरी मिलेगी। तो ये इसका भी किस में इंक्लूड करती है गवर्नमेंट, बजट में इसको इंक्लूड करती है। रोजगार के अवसरों के सृजन पर भी ध्यान केंद्रित करती है। किसमें, बजट नीति में। सरकारी उद्यमों में निवेश, प्रशासन सेवाएं जैसे आईएएस, आरएस, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, प्रावधान रोजगार उत्पन्न करते हैं। समाज के निर्धन वर्गों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, उनको कलेक्टर तो नहीं बना सकती, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मनरेगा के अंदर उनको रोजगार दे सकती है। अब मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता है लोगों को, मिनिमम 100 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, ये योजना भारत में कब स्टार्ट हुई, ये 2 फरवरी 2006 में ये योजना शुरू हुई थी भारत में।
ठीक है, किसके लिए लाई गई थी ये गरीबों के लिए लाई गई थी। अब देखो ये मनरेगा वो भी बजट का पार्ट है। योजना जो आप नरेगा नरेगा सुनते हो, ये नरेगा में काम करते हैं, वो भी किसका पार्ट है, बजट का पार्ट है। और किस में है, उद्देश्य में रोजगार के अवसर प्रदान करना। और इसका लास्ट पॉइंट है बजट के उद्देश्य का, वो है आर्थिक स्थिरता। कौन सा है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी। कौन सा पार्ट है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, यानी देश में अर्थव्यवस्था में क्या करना, एक बैलेंस प्रोवाइड करवाना, यानी ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कौन गरीब है कौन अमीर है, इस प्रकार की धारणा समाज में नहीं होनी चाहिए। क्या कर लिया, इसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है और बजट में गरीबों को अनुदान देती है, गरीबों को पैसा देती है, उस पैसे के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, उनका विकास हो सके। तो ये इसमें क्या है, इसमें आगे देखो, आर्थिक स्थिरता, स्फीति तथा अस्फीति अंतरालों को ठीक करना। स्फीति और अस्फीति का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये है अपने 4th यूनिट का पार्ट था, ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला 4th यूनिट का पार्ट है ये, जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इतना समझना है, आर्थिक स्थिरता राजकोष नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। किसका है, राजकोषीय नीति का। देखो दो नीति होती हैं, सरकार को चलाने के लिए दो नीतियों को अपनाना पड़ता है। यदि वो दो नीति नहीं है ना, तो अपन अर्थव्यवस्था चलाना सरकार के लिए असंभव होता है। पहले तो होती है देखो मौद्रिक नीति। कौन सी होती है, मौद्रिक नीति। और दूसरी होती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, ये दो नीति होती हैं। अब देखो मौद्रिक नीति होती है ना, थोड़ा बताया था मैंने आपको जब मैंने आपके मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो मौद्रिक नीति पर कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। उसमें अपने पढ़ा था कि टैक्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर रेट, बैंक दर, है ना, ये सारी किसके पार्ट है, मौद्रिक नीति का पार्ट है। उसमें सारा का सारा रोल किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। लेकिन जब दूसरी जो उसकी नीति होती है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मौद्रिक नीति कंट्रोल में नहीं आते, तो उनकी सहायता करने के लिए किसका सरकार सहायता लेती है, राजकोष नीति का सहयोग लेती है। और राजकोष नीति किसका पार्ट होती है, बजट का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है, बजट का। अब बजट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टैक्स। टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को कंट्रोल करती है। जो आप वस्तुएं खरीदते हो, अपन जो भी वस्तु बाजार से खरीद के लेके आते हैं, उन सब वस्तुओं पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। सब वस्तुओं से गवर्नमेंट को पैसा जाता है, तो ये क्या है, टैक्स है। तो टैक्स के माध्यम से अपन को कंट्रोल करती है। रेट बढ़ जाती हैं, मार्केट में रेट बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगा, टैक्स रेट भी बढ़ गई। आगे देखो नेक्स्ट है, इसमें को अपनाकर सरकार अर्थव्यवस्था में स्फीति तथा अस्फीति अंतरालों की को ठीक करने का प्रयास करती है। तो यहाँ तक क्या है, बजट के उद्देश्य हैं। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है और मोस्टली आपके एग्जाम में आता रहता है। दूसरा आगे का जो इसमें पार्ट पढ़ते हैं, यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आता है डिफरेंस का आता है। किसका आता है, अंतर का आता है। अंतर, अंतर किस में आता है, इन बजट प्राप्तियों के अंदर अंतर आता है। इसका बजट प्राप्तियों इसके अंदर अंतर आता है। बजट रिसिप्ट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, बीआर बोलते हैं उसको, बीआर, बजट रिसिप्ट। एक राजकोषीय वर्ष के दौरान सरकार की सभी स्रोतों से अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियां बजट प्राप्तियां कहलाती हैं। एक राजकोषीय वर्ष के दौरान सरकार की सभी स्रोतों से अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियां, यानी जितने भी गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड मनी रिसिप्ट प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, बजट प्राप्तियां बोलते हैं। बजट प्राप्तियों में ये दो प्रकार की होती हैं, राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा इसमें राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, दो प्रकार की रिसिप्ट है। इसको बोलते हैं आरआर और इसको बोलते हैं सीआर। सीआर का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, और आरआर का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो पहला देखो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, आप देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है राजस्व प्राप्तियां, आरआर, रेवेन्यू रिसिप्ट।
शॉर्ट में इंग्लिश में इसको थोड़ा पढ़ना आपको। वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन चारों के अंदर यही आएगा, संपत्ति में कमी होती है, संपत्ति में कमी नहीं होती है। तो सिर्फ आपको इसमें ये ध्यान रखना है, सब में पैसों की बात होगी, सारी परिभाषाओं में खर्चे की बात होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, किस में सरकार को पैसा आ रहा है, किस में सरकार को पैसा जा रहा है, इस चीज को आपको पढ़ना। देखो इसमें देखो, सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती। परिसंपत्ति का मतलब सरकार के पास जो साधन है, सरकार के पास है जो साधन है। अब साधनों में क्या है, जैसे जैसे मानो सरकारी स्कूल है, रोडवेज, बस है, हॉस्पिटल्स है, सरकार की परिसंपत्ति है ये, सरकारी के एसेट्स हैं ये, तो इसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होती। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की से आय और नई सरकार की कोई देयता में कमी होती है। उदाहरण के सरकारी कर प्राप्तियां, नई सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी होती है। कमी का मतलब कोई खर्चा पैसा नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो न तो संपत्ति में कमी हो रही है, न सरकार की इनकम में कमी हो रही है। इसे बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। ध्यान से पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य में भी काम आएगा आपकी ये सब चीजें, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अब देखो राजस्व प्राप्तियां कहाँ कहाँ से सरकार को प्राप्त होती हैं, ये पढ़ना ध्यान से। राजस्व प्राप्तियां सबसे पहले देखो, कर प्राप्तियां, टैक्स रिसिप्ट, कौन सी हैं, टैक्स रिसिप्ट। टैक्स टैक्स की बात करें थे अपन की, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है अमीर व्यक्तियों पे, गरीबों को अनुदान की राशि देती है। तो टैक्स रिसिप्ट क्या है, व्हाट इज टैक्स रिसिप्ट्स? कर एक अनिवार्य भुगतान है, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। ओके, जो एक व्यक्ति, एक एक पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं, परिवार, फर्म, एक फैमिली या एक फर्म जो वस्तुओं का उत्पादन बाजार में करती है, सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है। सरकार को कौन कौन दे रही है, कौन कौन दे रहा है, एक व्यक्ति, परिवार और फर्म। किसको दे रहे हैं, ये सरकार को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। यानी आप, सरकार से आपको कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ सरकार को आपको पैसा पे करना है, इसे क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। ओके, किसका पार्ट है ये आपसे पूछ लेते हैं, यह राजस्व प्राप्ति का पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है ये। उदाहरण, ए टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड और ए फर्म्स टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इज रिटर्न। यानी बिना किसी रिटर्न के, एनीथिंग रिटर्न के गवर्नमेंट को जो पैसा पे करते हैं, वो किसके अंदर क्या कहलाता है, वो कर कहलाता है। करों के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। टैक्स को कितने भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ से भी छोटा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ ले, छोटा प्रश्न आ गया 2 नंबर का, कि प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, नंबर 1। सेकंड है मूल्यानुसार और विशिष्ट कर, और तीसरा है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले अपन बात करते हैं आपके यहाँ, सबसे पहला जो है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो पहला जो पार्ट है इसका प्रोग्रेसिव टैक्स का, प्रोग्रेसिव एंड प्रगतिशील और प्रतिगामी। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ध्यान से समझना इसको, शायद डिटेल्स नहीं है इसकी, देखता हूं मैं, डिटेल्स में नहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है डिटेल्स में, चलो पहले समझ लो इसको आप। प्रगतिशील व प्रतिगामी टैक्स। प्रगतिशील क्या होता है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। अब प्रोग्रेसिव का में इसका उदाहरण क्या है, और रिग्रेसिव का एग्जांपल क्या है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, मानो किसी की आय 10,000 है, तो उस पर 10% टैक्स लगा दिया। ओके, 10,000 पर तो क्या लगाएं, 1 लाख पे लगा रहे हैं, 10 लाख पे लगा लो, चलो 10 लाख इनकम में 10% टैक्स लगा दिया, 10% टैक्स लगा दिया। प्रगतिशील, इनकम बढ़ गई उसकी 20 लाख, तो उससे टैक्स लगा दिया 20%। इनकम हो गई 30 लाख, टैक्स लगा 30%। तो प्रोग्रेसिव यानी जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे टैक्स की रेट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसे कौन सा टैक्स कहते हैं,
प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ठीक है, भारत में ऐसा ही होता है, जैसे 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 व्यक्ति की आय बढ़ेगी वैसे उस पे टैक्स रेट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल होता है। सेकंड देखो, रिग्रेसिव टैक्स यानी प्रतिगामी कर। इसमें क्या होता है, जैसे देखो 10 लाख इनकम है तो टैक्स लगाया 10% 10% लगाया। 20 लाख इनकम हो तो भी टैक्स कितना लगाया? 10%। 30 लाख इनकम हो तो भी टैक्स कितना लगाया? 30%, 10% सॉरी। ठीक है, यानी इसमें जैसे जैसे इनकम व्यक्ति की बढ़ती है वैसे वैसे जो इसका स्लैब होता है, परसेंटेज का स्लैब, वो नहीं बढ़ता है। इसे बोलते कौन सा कर कहते हैं? इसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ओके, दूसरा इसका जो पार्ट है वो मूल्य अनुपात और विशिष्ट कर, एड वैलोरम टैक्स या स्पेशल टैक्स। एड वैलोरम टैक्स का मतलब किससे होता है? जीएसटी से होता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखना, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोलते हैं इसको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंग्लिश क्या होती है इसकी? जीएसटी। कब स्टार्ट हुआ था? सितंबर 1 सितंबर 2017 में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न पूछ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 सितंबर 2070 को इसकी शुरुआत हुई, भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। और जो विशिष्ट कर होता है ये उसके माप के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे 10 किलो का वेट है तो एक माप हो गया ना उसका। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगाया जाता है उसे कौन सा टैक्स कहते हैं? विशिष्ट कर कहते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है अपना, वो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, है ना, इसको ध्यान से पढ़ लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर लगभग आपके जीवन में इसी का प्रयोग होता है। लगभग आपके जीवन में इसी टैक्स का प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का प्रयोग होता है। बताओ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट यानी किसी व्यक्ति पर लगाया गया कर, और वह कर उसी व्यक्ति के द्वारा उसका भुगतान करना, किया जाना, क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। मेरी इनकम मानो 5 लाख रुपए आज, 5 लाख की गवर्नमेंट का स्लैब मानो 10% है, तो 5 लाख का 10% मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। वह टैक्स कौन सा है? प्रत्यक्ष कर है। ओके, दूसरा है इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टैक्स तो लगा रही है लेकिन क्या है? इनडायरेक्ट। कैसे? जैसे आप कोई वस्तु परचेज, जैसे आप नोटबुक परचेज करते हो, आप रजिस्टर बाजार से खरीद के लेके आई। ठीक है, अब रजिस्टर ये तो है नहीं कि दुकानदार ने बनाया है, और ये भी नहीं कि गवर्नमेंट ने बनाया है, दोनों ने नहीं बनाया ना। पता नहीं कौन से पेड़ से उसका उसकी रॉ मटेरियल लिया था, कौन सी फैक्ट्री में गया था, फैक्ट्री में वो बना था, फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट में आया और कहाँ शॉपकीपर के पास आया और कब आपके पास आया। तो प्रत्येक अवस्था में, उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में लगने वाला कर किसका उदाहरण होता है? जिसको अपन स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वह कर किसके अंदर आता है? वह इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। और वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर को किसके अंदर शामिल कर दिया? जीएसटी के अंदर ले आए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर ले आए। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर वर्तमान में किसका उदाहरण है? जीएसटी का एग्जाम्पल है। पहला देखो इसमें प्रगतिशील कर। पहले मैंने बताया था अभी आपको, प्रगतिशील कर वह कर प्रणाली है जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। यानी कर की दर भी बढ़ती जाती है। बताया था मैंने 10 के ऊपर 10%, 20 पे 20, 30 पे 30। प्रोग्रेसिव टैक्स implies that the rate of the tax increase with an increase in income। जब इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स रेट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इस प्रकार कर का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। तो भारत में क्या होता है? ये होता है, भारत अमीरों पे टैक्स लगाती है, गरीबों को अनुदान की राशि देती है। तो भारत इसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है प्रोग्रेसिव टैक्स का 10%। आगे तो एग्जाम्पल आ गए। फिर नेक्स्ट देखो, इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट है प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स। कौन सा टैक्स है? रिग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर वह कर प्रणाली है जिसमें करों का वास्तविकता भार धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक होता है, निर्धन व्यक्तियों पर कम ज्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है
जिस व्यक्ति की आय कम होगी उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, जिस व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट है मूल्य वर्धित या विशिष्ट कर। कर लगाने के आधार पर करों का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया जाता है। मूल्य वर्धित विशिष्ट, यानी ये तो मैंने बताया जीएसटी इसका एग्जांपल है मूल्य वर्धित कर का। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इसका एग्जांपल है। ये 1 सितंबर 2017 को भारत में लागू हुआ था, इसको याद रखना आप। मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, वेट जिसको अपन बोलते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। किसी उत्पादन मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य अंतर को ही मूल्य वर्धित कर कहते हैं। यह उत्पादन की प्रत्येक अवस्था पर लगता है। जैसे मैंने कहा रॉ मेटेरियल है, जैसे गेहूं की बात करें, तो गेहूं किसान उत्पादन करता है, फिर वो फैक्ट्री में जाता है, वहाँ उसका आटा बनता है, फ्लोर बनता है, उसके बाद में उससे कुछ अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, फिर वो मार्केट में बिकने के लिए आती है। तो उत्पादन की प्रत्येक अवस्थाएं होती हैं, इसको आपको समझना है इसको। ओके, नेक्स्ट है लगा इससे मूल्य वर्धित कर या मत होता है। विशिष्ट कर आ गया यहाँ पे, देखो विशिष्ट कर दूसरा इसका पार्ट है विशिष्ट कर का। स्पेसिफिक टैक्स सिस्टम, जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, आकार, तोल, आकार और इकाई के अनुसार कर लगाया जाता है तो विशिष्ट कर कहलाता है। विशिष्ट स्पेशल टैक्स कहलाता है वो। ओके, पहले वाला कौन सा था? वो जीएसटी का पार्ट था, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। ये वेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। और नेक्स्ट इसका जो है वो है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या है, ये मैंने इसके दो प्रकार बताए आपको, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में देखो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर लगाया गया टैक्स क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसको अंतिम बार उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर यह कर लगाया जाता है। यानी जिस व्यक्ति के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है उसको इसका बार उठाना ही पड़ता है। जैसे फॉर दिस इनकम टैक्स, उदाहरण के लिए आयकर व्यक्ति आय पर लगाया जाता है तथा वह स्वयं ही इस कर का बार उठाता है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, निगम कर, गिफ्ट कर, संपत्ति कर आदि किसके एग्जाम्पल है? प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। देखो निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है उपहार कर गिफ्ट टैक्स। तो याद रखना, आप ध्यान रखना थोड़ा गिफ्ट टैक्स है वो किसको, कौन से अंदर आता है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। ओके, आप अभी किसी को गिफ्ट दे रहे हो, है ना, तो खरीदा तो मैंने है, गिफ्ट तो मैंने खरीदा है, लेकिन जब रिकॉर्डेड में जो गिफ्ट दे रहे हैं उसी का नाम आता है। जैसे किसी को कार गिफ्ट दे रहे हैं तो टैक्स लेगी गवर्नमेंट, तो किस पे लेगी? जिसको अपन कार दे रहे हैं या अपन जो खरीद रहे हैं उसको, उसके नाम आएगी। बताओ पैसा कौन चुका रहा है? अपन चुका रहे हैं। तो किस किस कौन सा टैक्स हो गया? ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। आप शादी में कार देते हैं, शादी में कार दे रहे हैं तो कार का पैसा किसने चुकाया? हमने चुकाया है, फिर जिसको दे रहे हैं उसने चुकाया, हमने चुकाया। तो हमने चुकाया इसका मतलब कौन सा टैक्स हो गया? हमें कार लेने गए, हमने कार परचेज कर ली, पैसा दे दिया। या तो कोई वस्तु तो है नहीं कि मैं शोरूम होता है, मेरे पास शोरूम है ना यदि कार का, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। ठीक है, मैं कंपनी से कार परचेज करूंगा, आप मेरे से कार लेने के लिए आओगे, मैं आपको कार दे दूंगा, तो वो किसके अंदर आएगा? इनडायरेक्ट में आएगा। लेकिन गिफ्ट टैक्स, किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, किसका पार्ट है वो? डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसे अंतिम बार दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। आप बुक लाने के लिए गए, आपको बुक खरीदनी है, लेकिन आप एंड मोमेंट पे पता नहीं आपके जेब में पैसे कम पड़ गए, 200 रुपये व्यक्ति 150 रुपये आपकी जेब में, तो आपने बुक लेके नहीं है, दूसरा व्यक्ति बुक ले गया। तो बुक आप ले रहे थे लेकिन किसने ले ली? वो दूसरे ने ले ली, तो आपने टाल दिया। ठीक है, तो किसका पार्ट है ये? इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जीएसटी है। जीएसटी हाईलाइट है, पर्सन आएगा इसका, पढ़ना ध्यान से। नेक्स्ट है इसके अंदर, ये अपना जीएसटी है। फिर देखो दूसरी जो प्राप्तियां हैं, पहली जो इस रिसिप्ट्स हैं वो हमने पढ़ ली, ठीक है, पहली रिसिप्ट्स हैं वो अपने पढ़ ली। दूसरी रिसिप्ट्स हैं इसके अंदर, दूसरा इसका जो पार्ट है, पहला तो कर था, दूसरा पार्ट है करेतर प्राप्तियां।
नहीं, नॉन टैक्स रिसिप्ट यानी कर के अलावा सरकार को जो प्राप्तियां प्राप्त होती हैं उसे कहते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट याद रखना, गवर्नमेंट को नियम बनाती है, जानबूझकर पैसा लेना चाहती है तो वो सारे किसके अंदर आएंगे? टैक्स के अंदर आएंगे। और गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होता है कि इनकम का नहीं होता है, बस जनता से नियमों का पालन करवाना होता है, अनुशासनहीनता नहीं करे। जैसे बच्चे हैं स्कूल में ड्रेस पहन के नहीं आएंगे तो 50 रुपये पेनल्टी लगेगी। किसका पार्ट है ये? सरकार। भाई स्कूल का उद्देश्य ये थोड़ी है कि पैसे इकट्ठे करें। यूनिफॉर्म नहीं पहन के आओगे, बैग नहीं लेके आओगे, है ना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आओगे, आपसे जो फाइन लिया जाता है, वो ये गवर्नमेंट, ये स्कूल का ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है कि वो आपसे पैसा ले, नहीं। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि अनुशासन को बनाए रखना। उसी प्रकार से सरकार भी क्या करती है? अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्या करती है? नॉन टैक्स रिसिप्ट लेती है। कौन सी लेती है? नॉन टैक्स रिसिप्ट। इसमें देखो कौन कौन से पार्ट है। क्रेता राजस्व प्राप्तियों सरकार की वे प्राप्तियां हैं जो सरकार करों को छोड़कर अन्य स्रोतों से सरकार को प्राप्त होती है, यानी करों से प्राप्त नहीं होती हैं, अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हैं शुल्क, फीस, दूसरा है जुर्माना और तीसरा है एसेट। शुल्क, फीस। शुल्क क्या होता है? सरकारी स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो तो फीस जमा कराइए, आपने शुल्क जमा कराते हो, नामात्रा शुल्क जमा कराते हैं, वो आपके काम आता है। आरटीओ ऑफिस गए लाइसेंस बनवाने के लिए, आपको स्कूटी चलाने आने लग गई, बाइक चलाने आने लग गई, गाड़ी चलाते हो, हैं? आपने रसीद वहां पे छोटी रसीद बनवाई आपने, है ना? वो क्या है? फीस तो है वो। बताओ फीस है या जुर्माना है? बताओ, फीस है जुर्माना है? फीस है वो, क्योंकि आपने लाइसेंस बनवाना आपको, इसलिए आपने पे किया है, और जो आपने पे किया है वो क्या है? फीस है। ठीक है। जो भी आप नॉमिनल चार्ज पे जो गवर्नमेंट की सरकार अपन को सेवा प्रदान करती हैं नॉमिनल चार्ज पे, वो सारी सारी क्या कहलाती हैं? शुल्क कहलाते हैं। दूसरा है जुर्माना, फाइन। जुर्माना क्या होता है? जुर्माना, अब जुर्माने का उद्देश्य ये है कि सरकार जो सब पे जुर्माना लगा दे, ये थोड़ी होता है। उसका भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है। जुर्माना लगाने का मतलब ये होता है कि जनता है वो अनुशासनहीनता नहीं करे। अब कहते हैं कि हेलमेट लगाना जरूरी है टू व्हीलर के लिए, और आप हेलमेट लगा के नहीं गए, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, तो उसको क्या कहोगे आप? फीस कहोगे या फिर जुर्माना कहोगे? वो जुर्माना होता है, क्योंकि ये अनुशासन है। अनुशासन को अपन को बनाए रखना चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए, है ना? तो ये जुर्माना होता है। 500 का चालान बना दिया, सीट बेल्ट नहीं लगाया, 500 चालान बना दिया, ये क्या है? जुर्माना। तो राजस्व प्राप्ति है, सरकार पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। ठीक है। तो ये किसका है? किसका पार्ट है ये फाइन का पार्ट। एसिड, एसिड क्या होती है? नाम पहले शायद आपने पहली बार सुना होगा, मैंने भी जब पढ़ा था तो पहली बार देखा पढ़ा था इसको। क्या होती है एसिड? एसिड वो होती है जब अपनी दादा परदादा की प्रॉपर्टी होती है उन, है ना, और वो अपन को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी उनके बेटों में जब उसका नाम हस्तांतरण होता है तो गवर्नमेंट नॉमिनल शुल्क पे क्या करती है? प्रॉपर्टी को उनके बच्चों के नाम कर देती है। उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अच्छे तरीके से इतना एग्जाम्पल काफी है आपके लिए। नेक्स्ट है अपना, इसके आगे वाला जो पढ़ते हैं वो है, अब देखो आगे यहां से शुरू होती है। वो कौन सी प्राप्तियां थी? पहले आपने जिनको पढ़ा है, ध्यान रखना, नोट्स मिलेंगे आपको सारे सारे ऐसे कैसे। वो एक नंबर था, कौन सी थी? वो राजस्व प्राप्तियां थी। राजस्व है नंबर 1, राजस्व प्राप्तियां। पेन नहीं ऐसे लिख रहा हूं, जैसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड जो इसको बोलते हैं सीआर। क्या बोलते हैं इसको अपन? सीआर बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों को सरकार की उन मौद्रिक प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है। देखो इन लाइनों को ध्यान रखना, सरकार को क्या उत्पन्न होती है? देयता उत्पन्न होती है, सरकार को देना पड़े,
सरकार को पैसा देना पड़े। वहां तो सरकार ले रही थी, राजस्व प्राप्ति में सरकार क्या कर रही थी, पैसा ले रही थी। एक नियम बना दिया, हेलमेट नहीं लगाया 1000 रुपये का चालान, बेल्ट नहीं लगाया 500 का चालान, ठीक है। 5 लाख रुपए कमाए, इतना जमा करा दो। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, कोई नियम नहीं बना रही, सरकार को पैसा देना पड़ रहा है यहाँ पे, जिनसे सरकार को क्या होती है, देयता उत्पन्न होती है, या इनकी या इसकी परिसंपत्ति कम होती है। परिसंपत्ति, कैपिटल रिसिप्ट thus may be defined as those money received of the government which either create liability for the government or causes and reduction in assets। और उसके परिसंपत्ति में क्या होता है, उसमें परिसंपत्ति में कमी आती है। या तो देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्ति में कमी आती है। देयता और कमी, दो शब्द याद रख लेना पूंजीगत प्राप्तियों में। क्या आती है, सरकार की देयता उत्पन्न होती है तो सरकार को चुकाने पड़ते हैं, या उसकी एसेट्स कम हो जाती हैं, संपत्ति उसकी। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि सरकार की संपत्ति होती है, कोई इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, वो घाटे में चल रही है ना, हर साल घाटा। जैसे अपन जैसे झुंझुनू की बात करें, है ना, तो झुंझुनू में कॉपर प्लांट नाम सुना होगा आपने, खेतड़ी कॉपर प्लांट। वो पहले किस में था, लिमिटेड था, गवर्नमेंट का था, लेकिन वो हर साल घाटे में चलता रहा, तो गवर्नमेंट क्या कर दिया, उसको प्राइवेट कर दिया। तो सरकारी परिसंपत्ति क्या हो गई, कम हो गई। संपत्ति तो थी, ये कॉपर जो खेतड़ी वाला प्लांट है पहले सरकार का था, सरकार ने इसको बेच दिया, तो देयता में उसकी संपत्ति में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, आगे देखो, इसमें भारत में सरकारी बजट की पूंजीगत प्राप्तियों को प्राय निम्नलिखित 3 शीर्षों में वर्गीकरण किया गया है। पूंजीगत प्राप्तियों के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट देखने आपको, ध्यान से पढ़ने हैं। पहला है ऋणों की वसूली। पहला कौन सा है, ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन। यानी जो, अब देखो, सरकार जब लोन को वसूलती है, ठीक है, तो उससे बताओ क्या होता है, सरकार ने किसी फर्म को लोन दे रखा है, तो सरकार को क्या मिल रहा था, उसके बदले में ब्याज मिल रहा था। ओके, और जब मान सपोज करो सरकार ने वो लोन ही वापस ले लिया, जो पैसा था वो वापस उस फर्म से ले लिया, तो बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, फिर ब्याज आएगा सरकार की, नहीं आएगा। तो सरकार की परिसंपत्ति में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जैसे क्या है, ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन। दूसरा है उधार बनने देता है, बोरोविंग्स। और तीसरा जो इसका बोरोविंग्स में क्या क्या आएगा, देखो, पहला है सामान्य जनता, इसी के पार्ट है ये। पहले सरकार है, उधार किस किस को देती है, सामान्य जनता को देती है, सामान्य जनता से लिए जाने वाले उधार, है ना। और दूसरा किसको देती है, इसमें कौन कौन से, भारतीय रिजर्व बैंक है, शेष विश्व है, और अन्य प्राप्तियां। ये तीनों प्रकार की प्राप्तियां किसका पार्ट है, इस पूंजीगत प्राप्ति का ही पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है ये। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं और राजस्व प्राप्तियां, दोनों प्राप्तियां अपनी कंप्लीट हो गई। तो इन प्राप्तियों को आपको पढ़ना है। अब आगे वाला जो क्लास होगी अपनी नेक्स्ट क्लास, वो होगी एक्सपेंडिचर की, बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर बहुत छोटा सा ही है, 15-20 मिनट की क्लास है। उसके बाद में अपने इसके डेफिसिट की बात करेंगे, घाटे की बात करेंगे, ये सरकार को घाटा किस प्रकार का हो रहा है, तो वो उसमें पढ़ेंगे। तो छोटी छोटी क्लासें और आएंगी, आपको उसको पढ़ना है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप डिस्कशन कर लेना क्लास में आके, और समझ में नहीं आए तो पूछना, और बार बार इसको देखना, समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो बच्चे हैं जो नहीं देख रहे, आपके फ्रेंड्स हैं 12th क्लास के, उनको भी आप लिंक शेयर करो और उनको मोटिवेट करो कि पढ़ाई किया करो आप। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जल्दी लेके आ रहा हूँ।